So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your ND examination. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर एसएसबी। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इन मिस्टेक्स की वजह से अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते और अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हैं और बाद में जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर आप इनिशियल फेज में अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आपको ये मिस्टेक्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें कैसे हमें रिमूव करना है वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में वही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं दो ऐसी बुकों का जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कैंडिडेट्स के लिए। जो हमारी फर्स्ट बुक है वो है 5000 प्लस जनरल साइंस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। ये सारे डिफेंस एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके कंटेंट में आपको जनरल साइंस के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और इन्हें काफ़ी डिटेल में इनके क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए हैं जो कि क्वालिटी क्वेश्चन है और जो एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इनके डिटेल सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इसके परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। नेक्स्ट बुक है वो है 5 प्रैक्टिस सेट्स फॉर एनडीए के लिए प्रैक्टिस सेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये काफ़ी डिटेल प्रैक्टिस सेट है और ये एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, मैथ्स प्लस गाइड दोनों के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कैंडिडेट्स के लिए। इसके परचेज लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक्स ऑफ बोथ बुक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर बोथ Amazon एंड फ्लिपकार्ट। गो एंड चेक आउट एंड परचेज इट नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहली मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक होती है जो कैंडिडेट्स करते हैं और जो इनिशियल फेजेस में करते हैं अपनी प्रिपरेशन के, वो होता है कि अपनी प्रिपरेशन सही टाइम पे स्टार्ट ना करना। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट होता है कि भैया क्या सही टाइम होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, वेदर इट बी 10th 11th 12th, कब हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से जब आपके 10th के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और आपने अपने बोर्ड के एग्जाम दे चुके होते हैं, उसके बाद आपके खाली टाइम होता है, इसमें आपको एनडीए के लिए सीरियस हो जाना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस कौन सा पढ़ना है, क्या बुकें आपको यूज़ करनी चाहिए 11th 12th में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है। ठीक है, और आप इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हो और अपना जो जीएटी और मैथ्स का पोर्शन है उसे काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हो। मैं आपको ऐसा क्यों बोला कि आपको 10th के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। बिकॉज 12th आते आते जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत सारा प्रेशर पड़ जाता है पढ़ाई का, बिकॉज काफ़ी सारे जो रिजर्व ऑप्शन है वो भी खुल जाते हैं और उनके लिए भी उन्हें पढ़ना पड़ता है। लाइक जेई मेंस का अगर मैं एग्जाम बोलूँ तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो जेई का एग्जाम भी दे रहे होते हैं, तो उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी प्रेशराइज करते हैं कि जेई के लिए भी पढ़ लो, कोचिंग जाना पड़ता है उन्हें ज़बरदस्ती। ठीक है, उसके बाद अगर उन्होंने कहीं से पेड कोर्सेज ले रखे हैं तो उसमें जाना पड़ता है उन्हें। ठीक है, साथ में उनको एनडीए की भी टेंशन है क्योंकि एनडीए में सिर्फ मैथ्स नहीं आती, जीएटी का भी पोर्शन आता है जो उनके सिलेबस से अलग होता है। ठीक है, और 12th में तो आपके बोर्ड्स होते हैं तो टीचर्स परेशान करते रहते हैं कि आज ये वाला टेस्ट दे दो, आज यहाँ का टेस्ट दे दो। ठीक है, हाफ ईयरली दे दो, और फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं एंड आते आते। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप पूरा 11th का पार्ट है अपना, जो पूरा आपका 11th है उसको आप यूटिलाइज करो। ठीक है, बहुत सारा टाइम मिलता है आपको 11th में, तो आप उसमें अपना 12th भी कवर कर सकते हो। जीएटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें जीएटी 11th क्लास में ही कर लेनी चाहिए। जो नोट्स पार्ट होता है वो पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि उनके पास नोट्स रेडी हो 12th आने तक और 12th में उन्हें नोट्स ना बनाने पड़े और वही नोट्स पढ़ के वो आराम से एनडीए एग्जाम दे सके। ठीक है, तो मेरी यही एडवाइस होगी। सबसे पहले ये गलती मत करना कि तुम यार 11th जा रही है फिर 11th के मिड में स्टार्ट कर रहे हो या 11th के एंड में स्टार्ट कर रहे हो या 12th में स्टार्ट कर रहे हो एनडीए की प्रिपरेशन, वो गलती मत करना। 10th जैसी आपकी हो रही है सीरियस हो जाओ, अपना सिलेबस सर्व करने लग जाओ कि एनडीए में क्या क्या आता है, उसे डिवाइड करो कि मेरे को 11th में ये कंप्लीट करना है फिर 12th में ये करूँगा। ठीक है, उसी जो 11th का पार्ट होता है उसी में आपको ये सब करना है। ठीक है, और 12th आते आते बस आपको रिवीजन के लिए जाना है और 12th का जो मैथ्स का पार्ट होता है वो करना है। ठीक है, सो पहली मिस्टेक के बाद अब सेकंड मिस्टेक पे आते हैं। तो सेकंड मिस्टेक जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स दोहराते हैं और काफ़ी कॉमन है कैंडिडेट्स में एनडीए के लिए स्पेशली, वो है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत सीरियस हो जाते हैं प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि उनके जो सीनियर्स होते हैं वो बोलते हैं एनडीए के लिए तैयारी करो, टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि हाँ एनडीए की तैयारी करना है। उनके अंदर भी जोश होता है कि हाँ यार अब 10th हो गई है, अब 11th और 12th में एनडीए की तैयारी करूँगा और एनडीए ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो नया नया जोश होता है वो काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, शुरुआत में वो बहुत जोश में होते हैं, सारी उन्होंने टाइम टेबल बना लिया है और उन्होंने सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज देख ली हैं और वो तैयार हैं करने के लिए। ठीक है, 10-15 दिन उन्होंने अच्छे से करा भी, बट उसके बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है क्योंकि 11th में भी यार बहुत कम पढ़ाई होती है। ठीक है, वो
खेलने चल जाते हैं, कभी कभी कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से उनका फोकस सारा हट जाता है और उनकी 11th वेस्ट हो जाती है। सो इनकंसिस्टेंट होने की वजह से उनका जो पूरा टाइम है वो वेस्ट हो जाता है और इससे वो पढ़ नहीं पाते और 12th में जाते जाते वो रियलाइज़ करते हैं कि अब मेरे पास टाइम कम बचा है, ठीक है। और फिर उनका वो 12th का पार्ट भी वेस्ट हो जाता है। फिर वो लोग ले लेते हैं ड्रॉप लेने के बाद फिर वो अपना 1 साल और बर्बाद करते हैं एनडीए की तैयारी करने में और फिर जाके कहीं जाके उनका एग्जाम क्लियर होता है, वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कंसिस्टेंट बने रहना है, ठीक है। 12th के लिए भी बता रहा हूँ, 11th के लिए बता रहा हूँ। 12th क्लास स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बोर्ड्स देख के इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब जो अपनी प्रिपरेशन है वो छोड़ देते हैं कि बोर्ड्स आ रहे हैं यार, उसको फोकस करना चाहिए। आपको साथ साथ में भी प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि अगर आपको अपीयरिंग अटेम्प्ट क्लियर करना है तो कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी तो आपका जो पुराना पड़ा हुआ जो भी 11th में आपने फोकस किया था वो सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 11th में पूरा आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब हर दिन चाहे ना पढ़ो, हफ्ते में 3 दिन आपको एनडीए को देने ही है। मतलब इसमें जो भी जीएटी का पोर्शन हो या मैथ्स का पोर्शन हो, कंसिस्टेंटली करो, मतलब छोड़ो मत उसे। चाहे आप फॉर्मूला ही रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ, अगर आपके पेपर चल रहे हैं, मान लो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, 11th की बात करूं या 12th की बात करूं, अगर आपके कोई भी एग्जाम चल रहे हैं तो हर दिन कम से कम आप मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, एक चैप्टर के, गैट की एक वीडियो देख लीजिए क्वेश्चंस की। इससे क्या होगा, आपके अंदर वो रहेगा कि आपकी सीरियसनेस नहीं जाएगी और साथ साथ में आपको जो थ्योरी पार्ट है वो भी आता रहेगा और आपके दिन भी वेस्ट नहीं होंगे, बिकॉज एवरी डे इज इंपॉर्टेंट इन एनडीए प्रिपरेशन। और आपके पास दिन कम रह जाते हैं और लास्ट में लोग रियलाइज करते हैं यार अब तो 30 दिन रह गए अटेम्प्ट को, भैया अब तो 60 दिन रह गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो यार पहले से अगर आप सीरियस रहते तो आपको कोई डर नहीं लगता, ठीक है। तो वही है, इनकंसिस्टेंसी की वजह से आपको डर लग रहा है। कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे 11th क्लास से 12th क्लास तक तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और आप पहली बार में अपना अटेम्प्ट क्लियर कर दोगे, ठीक है। सो ये मिस्टेक मत करना, बी कंसिस्टेंट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ठीक है। सो जो थर्ड मिस्टेक जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए इज गिविंग एम्फेसिस टू आइदर मैथ्स और गैट। मैथ्स और गैट में से किसी एक को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं कि यार ये मेरे को ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ठीक है। ऐसा देखा गया कि अल्टरनेट ईयर्स में जो एनडीए का पेपर है उसमें कभी एनडीए की मैथ्स हार्ड आ जाती है या फिर गैट पोर्शन हार्ड आ जाता है, ठीक है। ऐसा कम ही हुआ है कि दोनों चीज़ें हार्ड आई हैं, दोनों चीज़ें मीडियम आ चुकी हैं, बट ऐसा होता है जनरल ट्रेंड कि एक हार्ड आता है तो दूसरा थोड़ा आसान आता है रिलेटिवली, ठीक है। तो कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं, यार मैं किसको ज़्यादा वो दूँ एम्फेसिस, ठीक है। तो ये डाउट भी होता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कि किसको ज़्यादा हमें पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो कैंडिडेट्स के माइंड में ये डर होता है कि अगर मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, फिर गैट का फायदा क्या है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है अगर आपके दिमाग में है कि सेक्शनल कट ऑफ देखो यार 75 या 100 मार्क्स जाती है मैक्सिमम, उतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है। और गैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक क्वेश्चन के मार्क्स 4 होते हैं, 100 क्वेश्चन करके आओगे 400 नंबर है, ठीक है, और पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा। तो मैथ्स को उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मैथ्स में दिमाग लगाओगे तो गैट भी खराब करोगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं कि वो मैथ्स को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं क्योंकि मैथ्स में 150 प्लस आ जाते हैं, बट गैट में उनके कम रह जाते हैं, उनके 300 ही बन पाते हैं या 280 बन पाते हैं, ठीक है, जिनसे उनका पेपर क्लियर नहीं होता। बिकॉज ओवरऑल कट ऑफ मैटर करती है और मेरिट में भी अगर आपको अच्छे रैंक पे आना है, अगर आपने एयरफोर्स चुन रखी है या फिर कोई और सर्विस चुन रखी है जिसमें मेरिट आउट आप हो सकते हैं, तो आपको मेरिट में भी ऊपर आना है, ठीक है। तो आपके रिटर्न में 400 प्लस तो होने ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप एम्फेसिस मत दो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि मैथ्स का उतना पढ़ो, आप उतना पोर्शन कवर कर लो जिससे आपके 150 प्लस मार्क्स आ जाएं या फिर 125 प्लस भी आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपकी जीएटी अच्छी है, ठीक है। जीएटी में आपको ट्राई करना है कि आप 350 या 400 प्लस स्कोर करें, ठीक है, क्योंकि जीएटी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं और जीएटी इतनी हार्ड भी नहीं है यार। जीएटी में आपको साइंस पढ़ सकते हैं, अब अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो उन्हें भी साइंस पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि साइंस का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है गैट में। वेदर उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी काफ़ी मतलब इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर आप यूट्यूब की बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनसे आपको इंग्लिश का पूरा कवर कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की बात करूँ तो उसे अगर आप छोड़ भी देते हैं तो और सारी जो टॉपिक्स भी करके अगर आप जाएंगे तो आपके 300 प्लस तो आ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आपको इतना करना है कि 125 या 150 प्लस आप स्कोर करें, बाकी ज़्यादा आप ऐसा मत करें कि गैट का मैथ्स के चक्कर में आप गैट पूरा छोड़ दें, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा इसे अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है। जो चौथी मिस्टेक कैंडिडेट्स कर रहे हैं और ये काफ़ी डेंजरस मिस्टेक है और मतलब मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को बताता हूँ कि ये चीज़ें मत करना, इज़ नॉट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। जो उन्होंने 11th में पढ़ ली हैं या 12th में पढ़ ली हैं, उन्हें लगता है कि यार मैंने तो पढ़ लिया, अब बाद में करूँगा, ठीक है, और वो बात कभी आता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 10 दिन रह जाते हैं एग्जाम में, फिर वो लोग जल्दी जल्दी में नए नए चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, जिनका मतलब वेटेज ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक स्ट्रैटेजी बनानी कि एक हफ्ते में मैं ये टॉपिक करूँगा, अगले हफ्ते में इसे रिवाइज भी करूँगा, ठीक है। या फिर ऐसे मानो कि एक महीने में आप इतने टॉपिक्स कर रहे हो और महीने के एंड के जो 3-4 दिन है
उनमें आप उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो। तो ऐसा मत करना कि आप पुराने टॉपिक्स को छोड़ दो। अब पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कैसे करना है वो काफ़ी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो जो पुराने टॉपिक्स हैं उन्हें ऑर्डर वाइज रिवाइज करो, जो उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर है वेटेज की, ठीक है। जैसे अगर मैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इन्हें आपको टॉप पे रखना चाहिए, क्वाड्रेटिक को टॉप में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी वेटेज काफ़ी अच्छी है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल है और मतलब रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्हें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, चाहे आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी हो। स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री के आपको जो एंगल्स होते हैं वो याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये याद करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि रोज आप लोग 2-2 चैप्टर्स के फॉर्मूले रोज रिवाइज करो, चाहे आप उसकी क्वेश्चन सॉल्व ना करो, फॉर्मूले आपको रोज रिवाइज करने हैं 2 चैप्टर्स के। हर दिन 2 चैप्टर लो, फॉर्मूले रिवाइज करो, ठीक है। इससे क्या बना रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और दिमाग में फॉर्मूले होंगे। अगर आपको फॉर्मूला आता भी है तो शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहा हो, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। तो ये रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी याद रखना और रिवीजन छोड़ना मत। काफ़ी कैंडिडेट से मिस्टेक कर रहे हैं कि रिवीजन छोड़ दे रहे हैं। रिवीजन को मत छोड़िए। अभी कम दिन रह गए हैं इंडी एग्जाम के लिए। अगर मैं 1/20/22 की बात करूं तो उसके लिए भी कम दिन रह गए। इस टाइम पे आपको रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। आप प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी जो आपके चैप्टर्स रह रहे हैं उन्हें तैयार करते रहिए, साथ साथ में रिवीजन भी करिए, ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और मिस्टेक जो 5th मिस्टेक में मैंने कैटेगराइज करी है, इसे मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अपनी तरफ से कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। ये मिस्टेक तो नहीं कहूँगा मैं, बट ये एक फॉल्ट हो सकता है कि हाँ ये करना चाहिए था बट नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है कि आपको जब आप एनडी की तैयारी कर रहे होते हैं तो सिर्फ एनडी की तैयारी मत करिए, जो रिटर्न पार्ट होता है। एसएसबी की आपको तैयारी करनी है। आप ये नहीं कि एसएसबी की साइक करने लग जाओ, जीटीयू करने लग जाओ, ये सब चीज़ें नहीं। एसएसबी में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो देखो एनडीए तो यार सिर्फ रिटर्न से क्लियर होगा नहीं आपका, आपको एसएसबी तो देनी ही पड़ेगी और आप एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर नहीं पाओगे जब आप 12th में जाओगे, ठीक है। अपीयरिंग अटेम्प्ट जो होता है उसमें बोर्ड्स आ जाते हैं, फिर ना आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपको। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करके रखनी है, इन सेंस कि आपको अपनी जनरल नॉलेज और इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना है, ठीक है। अगर मैं 10th की बात करूँ तो 10th से ही आपको 11th से जो आपको बेस बनाना है अपनी स्पोकन इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का। जीके क्विज में पार्टिसिपेट करिए अपने स्कूल के, या फिर जो अपनी स्पोकन इंग्लिश के कंपटीशन होते हैं, डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, उनमें पार्टिसिपेट करिए। रोज आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल लिखिए अपनी कॉपी में, न्यूज़ लिखिए, ठीक है। एक ऐसी कॉपी बनाइए इसमें 5 न्यूज़ लिखिए, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, आर्टिकल्स लिखिए। इससे आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ मेरे को कंसिस्टेंटली रोज करना है ये चीज़ें, और इससे मेरी जीके काफ़ी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रोज लेक्चरेट बोलिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि जो स्पोकन इंग्लिश का आपका वो है नॉर्मलाइज हो जाएगा कि आपको रोज स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और आप डरेंगे नहीं फिर एसएसबी में, और आपके पास काफ़ी ज़्यादा एम्पल इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट दीज करंट अफेयर टॉपिक्स, है ना। तो इसीलिए एसएसबी में जाने से पहले तो आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा कि आप 11th और 12th में अपना टाइम दीजिए, और क्योंकि 11th में आपके पास बहुत टाइम होता है तो आप 11th से ही स्टार्ट करिए ये चीज़ें। 12th में आपकी आदत बन जाएगी तो आपको बहुत मतलब आसान लगेगा ये सब करना, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइजेज होंगी कि ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, और ये जो मिस्टेक्स मैंने बताई आपको उन्हें दोहराना मत, और एक कॉपी पे लिख लेना ताकि आपको याद आता रहे कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से आपका एग्जाम क्लियर होगा, और अगर ये मिस्टेक्स आप नहीं दोहराते तो आप राइट ट्रैक में चल रहे हैं, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। टिल देन, जय हिंद।